हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब अब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी अकाउंटेंसी होती क्या है और अकाउंटेंसी के कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं, जिनमें हमने बात करी थी सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम। तो अगर फर्स्ट वीडियो मेरा किसी ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें बेसिक मैंने आपसे इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटेंसी होती क्या है। अब हमने बात करी थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी जो अकाउंटिंग का मेथड चल रहा है वो चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग किस तरह से होती है, आज मैं उसकी बात करूंगा। हमारा टॉपिक है आज का अकाउंटिंग प्रोसेस इन डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसके बाद में जो आएगा जर्नल एंट्रीज का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस अभी तक आपने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होगा। अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है तो उस डेफिनेशन से ही अकाउंटिंग का प्रोसेस निकल कर आता है। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शंस in the proper books of account to find out the profit and loss and the financial position of the business and provide the information to the internal and external users of the business। ये कंप्लीट डेफिनेशन को अगर आप समझेंगे तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट भी आपके क्लियर हो जाएगा और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर होगा। और इसी डेफिनेशन से मैं आपको आज के टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शंस, यानी बिजनेस में होने वाले डे टू डे ट्रांजैक्शंस को आप कहाँ क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है अकाउंटिंग के लिए वो क्या है? देयर शुड बी ए ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी हो गई ट्रांजैक्शन। देयर शुड बी ए ट्रांजैक्शन। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। अब बात है सर ट्रांजैक्शन क्या है? तो ट्रांजैक्शन देखिए क्या है? दो एंटिटीज के बीच में होने वाला कोई भी इवेंट जिसका मनी में मेजरमेंट किया जा सकेगा। अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अलग से मैं अलग क्लास में डिस्कस करूंगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम में? कि अकाउंटिंग केवल उसी की होती है जिसका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होगी, चाहे वो बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका अगर मनी में मेजरमेंट हो रहा है तब तो आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे, और अगर मनी में मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज हैं तो उसकी सबसे बड़ी असेट है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। अब होता क्या है कि एम्प्लॉयज क्या चाहेंगे कि कम काम करना पड़े और सैलरी अच्छी मिले। मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि सैलरी कम देनी पड़े, काम अच्छा हो। तो इसलिए मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड एम्प्लॉय हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी असेट है। लेकिन क्या ऐसी असेट को हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख सकते हैं कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं मैंने अपने यहां पर एक पर्सन को 20,000 पर मंथ की सैलरी पर अपॉइंट कर दिया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हो गया।
ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, 20,000 की सैलरी का भी पेमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने इसको अपॉइंट किया है। देयर शुड बी नो ट्रांजैक्शन। जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होती। तो इसीलिए किसी को आपने अपॉइंट किया है या आपने किसी को गुड्स खरीदने या बेचने का ऑर्डर दिया है या ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, तो सिर्फ ऑर्डर देने और रिसीव्ड होने की एंट्रीज नहीं बनती है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। हाँ, एंट्री कब होगी? जब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सपोज कीजिए आपको कुछ मनी एडवांस में मिल गई है, आप उस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाएंगे कि आपको जो पैसा मिला है उसकी एंट्री बनेगी। लेकिन मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया, आपने कहा सर ठीक है मैं भेज दूंगा, मैंने कहा कि भाई 20,000 रुपए का गुड्स सेंड कर देना, आपने कहा सर ठीक है मैं भेज दूंगा, क्या हुआ? कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई इवेंट नहीं हुआ दो एंटिटीज के बीच में जिसका मनी में मेजरमेंट। तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई इवेंट नहीं हुआ, से हमने ऑर्डर कहा है और उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो आई थिंक फर्स्ट चीज क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? देयर शुड बी ए ट्रांजैक्शन। अब उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब ये रिकॉर्ड आप कहां करेंगे? रिकॉर्ड करने के लिए देखिए आपके पास में दो बुक्स हैं। रिकॉर्ड कहां होगी? जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। अब ये क्या है सर? सबसे पहले आपके यहां कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है? आपको रिकॉर्ड करना है, यानी लिखना है। अब लिखें तो कहां लिखें? तो हमारे पास में दो बुक्स हैं, एक जर्नल है और एक सब्सिडरी बुक्स है। बात है सर किस ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखेंगे या सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे? देखिए अभी तक आपने सिर्फ चैप्टर पढ़े होंगे। मैंने कहा था मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कहा था मैं अकाउंटेंसी सिखाऊंगा। तो अकाउंटेंसी वास्तव में सीखनी है, एक प्रोसेस समझना है। प्रैक्टिकल लाइफ में चैप्टर नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे अकाउंट्स के। वहां आपके सामने एक फर्म होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके ट्रांजैक्शंस होंगे और उसकी एंट्रीज आपको बनानी पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को सीखना है और आपको मैंने पहले यही कहा था कि 11th बेस है अकाउंट्स का। तो बहुत अच्छे से समझना है, मेरे किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लास्ट तक आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो बात है सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना यानी लिखना है, तो कहां पर लिखें? तो उसके लिए दो हमारे पास में बुक्स आ रही हैं, या तो आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखें या सब्सिडरी बुक्स में लिखें। बात है सर जर्नल में कब लिखें या सब्सिडरी बुक्स में कब लिखें? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो क्या होगा? अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे। तो हम सारे ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बुक बना लेंगे, उसको हम कहते हैं जर्नल। लेकिन अगर मेरा बिजनेस का साइज बड़ा है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर मैं एक ही बुक जर्नल बनाता हूं जिसमें सारे ही ट्रांजैक्शंस को मैं लिखता रहूंगा, तो क्या होगा? लिख तो लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकन्वीनियंट होगा आपको। और इस इनकन्वीनियंसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वही कहलाती हैं सब्सिडरी बुक। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। कैसे? देखिए जब आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, आपकी एक नोटबुक होती थी, उसी नोटबुक में आपने हिंदी का वर्क भी कर लिया, उसी में आपने इंग्लिश भी कर लिया और उसी में आपने मैथ्स कर लिया। जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने क्या किया? हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बनाई। जब आप 11th 12th में आ गए, सब्जेक्ट का और बढ़ गया, तो आपने क्या किया? फर्स्ट बुक की अलग बना दी, सेकंड बुक का अलग बना दी। अकाउंटेंसी फर्स्ट की नोटबुक अलग, सेकंड की नोटबुक अलग। क्या हो रहा है? जब आपका सब्जेक्ट का साइज बढ़ गया तो हमको कन्वीनियंट करने के लिए क्या किया? उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं एक ही बुक में अगर सारे चैप्टर्स को मर्ज करके अगर बुक लिख दूंगा, क्या होगा? बुक को कैरी करना, लाना, ले जाना इनकन्वीनियंट होगा, भारी हो जाएगी, इतनी मोटी बुक हो जाएगी। हमने क्या किया? उसके दो पार्ट कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो सकता है सेम वही चीज है बिजनेस में। जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सारे ही ट्रांजैक्शन को एक ही बुक जर्नल में रिकॉर्ड करने के बजाय ट्रांजैक्शंस की नेचर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी को कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। और कितनी है ये? देयर आर 8 सब्सिडरी बुक्स। कौन कौन सी? नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 सेल्स बुक,
नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक, नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 7 बिल्स रिसीवेबल BR बुक, नंबर 6 BR बुक, नंबर 7 बिल्स पेबल बुक BP जिसको शॉर्ट में कहेंगे, और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। ये आपकी 8 सब्सिडरी बुक हैं। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। कैसे? कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस लिखेंगे? कैश के ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जाएंगे। अब कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों हो गए। जब अपन कैश बुक डिस्कस करेंगे तो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। तो कैश या बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को हमने कहाँ लिख दिया? कैश बुक में। परचेज बुक, परचेज यानी खरीदना। क्या खरीदेंगे? ओनली गुड्स। जब आप गुड्स खरीदेंगे और वो भी क्रेडिट में, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएगा, तो क्रेडिट में अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं परचेज बुक में लिख दीजिए। क्रेडिट में गुड्स आपने सेल किया है, सेल्स बुक में जाएगा। खरीदा हुआ गुड्स वापस रिटर्न हो गया, कहाँ लिखेंगे? परचेज रिटर्न में। आपने किसी को गुड्स बेचा था, वो वापस आ गया, कहाँ एंट्री बनाएंगे? सेल्स रिटर्न में। BR और BP क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। हम डेटर्स और क्रेडिटर्स, एक दूसरे पर जो डेटर होते हैं उनके ऊपर हम क्या लिखते हैं? बिल लिखते हैं। तो जिस पर्सन ने गुड्स सेल किया उधार में, उसके ऊपर वो बिल लिखता है। एक्सेप्टर जो क्रेडिटर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? BP। तो उसके लिए BP बनेगा, हमारे लिए BR बनेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का सेपरेट चैप्टर है, अब आपके सिलेबस से नहीं रहा है, हट गया है। तो BR और BP, और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर अब क्या है कि जब हमारा साइज बिजनेस का बड़ा है, सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक ही बुक में नहीं लिख रहे, हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस बच गए केवल उनको जर्नल में लिखेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में नहीं लिखेंगे। तो बहुत क्लियर कर लीजिए ये चीज कि हमारे माइंड में क्या होता है, ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होता है, सर सबसे पहले कहाँ लिखते हैं? जर्नल में, फिर उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में आ गए वो जर्नल में नहीं आएंगे। जर्नल प्रॉपर में तो केवल वही ट्रांजैक्शंस जाएंगे जो आपके बाकी 7 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आए। जर्नल प्रॉपर का मतलब सेम जर्नल ही है। जब बिजनेस छोटा था सारे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक, एक ही रजिस्टर में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड जर्नल। और जब बिजनेस का साइज बड़ा हो गया तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। ये है आपकी सब्सिडरी बुक्स। रीजन यही है कि आप लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो टीचर आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि पहले आपने जर्नल सीखी, फिर आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई, फिर आपने लेजर बनाई, फिर ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आया। तो हमारा माइंड में यही रहता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस ये, और इसीलिए मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ कि ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो। ये जो गलत फहमी है, गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में आ जाता है, इसको बिल्कुल दूर कर लीजिए। और इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इनमें से प्राइमरी बुक्स कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बुक्स? तो प्राइमरी बुक का मतलब क्या होता है? ऐसी बुक जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया है। तो जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं वो प्राइमरी बुक है। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स सारी ही क्या हैं? प्राइमरी बुक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को सबसे पहले यहीं पर रिकॉर्ड, आप यहां करेंगे तो यहां नहीं करेंगे, और यहां कर दिया तो आपने सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई है। तो प्राइमरी बुक, ये दोनों ही प्राइमरी बुक हैं। ध्यान रखना इस चीज को। आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। वही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में लिखा जा रहा है वो प्राइमरी बुक है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन वो सिर्फ यहां से आगे फॉरवर्ड होंगे, इसलिए वो सारी सेकेंडरी बुक्स होंगी। आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई है या जर्नल बनाई है, उसी से लेजर बनती है। तो पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ? यहाँ हुआ। इसके बाद इससे फिर लेजर बन रही है, इसलिए वो सारी आपकी क्या है? सेकेंडरी बुक्स हैं। तो सब्सिडरी बुक्स और जर्नल ही आपकी प्राइमरी बुक है। इसके बाद की जितनी भी बुक्स हैं वो सब सेकेंडरी बुक्स होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बिजनेस छोटा है हम एक ही बुक बनाएंगे जर्नल, और अगर बिजनेस का साइज हमारा बड़ा है तो इस जर्नल को ही हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो ही सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। तो आपने या जर्नल बनाई है या सब्सिडरी बुक्स बनाई है, उससे के बाद हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करेंगे।
क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, लेजर। तो आपने या तो जर्नल बनाई है या सब्सिडरी बुक बनाई है। जर्नल और लेजर, आपने जर्नल बना ली और सब्सिडरी बुक्स बना दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, यानी सेपरेट सबके अकाउंट बना देंगे, तब आती है आपकी जर्नल। और लेजर और लेजर के बाद में बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। लेजर में हमने क्या किया कि ये जो जितने भी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में जितने भी अकाउंट्स हम आके आए हैं, उन सबके सेपरेट इंडिविजुअल हम अकाउंट बना देते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना बचा गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास में उस अकाउंट का क्या बैलेंस बच रहा है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, लेजर, और लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे सिंपल सा एक ही लॉजिक है, वो ये है कि अभी तक आपने जो काम किया है, यानी जर्नल से लेके और लेजर तक जो भी आपने काम किया है, इसमें अर्थमेटिकली हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक हो गई तो एक बार क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए, जिससे कि हमारे आगे के अकाउंट्स में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे अकाउंट्स सही रहेंगे। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को ही कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अब सर ये क्या है, देखिए ऐसा है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको कहा था हर एक ट्रांजैक्शन से दो साइड इफेक्टेड होती हैं, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। उसी से आपकी जर्नल बनी। तो ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड किया है डबल एंट्री सिस्टम में, एक ही अमाउंट डेबिट में भी गया और एक ही अमाउंट क्रेडिट में भी गया। उसी जर्नल से आपने लेजर बनाई और लेजर के जो आपने बैलेंस निकाले हैं, तो जितने भी अकाउंट हैं उनके बैलेंस को अगर मैं एक जगह लिखूं तो मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर वो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमसे कोई ना कोई गलती हो गई है। जैसा कि मैक्सिमम टाइम आप लोग करते हैं, लिखना था 10,000, एक जीरो ज्यादा लग गई, 1 लाख हो गया। डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 10,000 ही है। तो ऐसी अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपकी पता चल जाएगी, आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाएगा, हम ठीक कर लेंगे, जिससे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस भी सही आएगा। तो ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, ये जो लेजर के जो हमारे बैलेंस आए हैं, इनमें हमसे कोई अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, उसको चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, सारे अकाउंट्स के बैलेंस एक जगह लिख लिए और दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, इट मींस हमारा यहां तक का काम सही है। अब क्या करें, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट शॉर्ट में, और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए आपकी बुक्स में आप ये 3 चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाएगा, तो उस प्रोडक्ट को जो अपने यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या आई है, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम पहले एक और अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ऐसे बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेल में खरीद रहे हैं, रिटेल में सेल कर रहे हैं, यानी अपने यहाँ पर हम प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो सिर्फ क्या बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएगा। तो बहुत सिंपल सा आपको समझना है कि वास्तव में अकाउंटेंसी क्या है, क्यों चल रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या आया, ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं बिजनेस का या तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस।
देन हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आया, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा या ग्रॉस लॉस आएगा, उससे हम बनाते हैं फिर पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट से हमारा रिजल्ट आएगा या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ये हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट था कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो ये पी एंड एल अकाउंट से आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया कि आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लग गया। अब बात आती है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बताती है आपकी बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसकी बैलेंस शीट। इसीलिए बैलेंस शीट को मिरर ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में जानना है तो आपको उस बिजनेस की विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्डिंग दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, हो सकता है असेट्स वगैरह दिख जाएंगी, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की कैसी है उसके लिए आपको क्या करना है? उसकी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा उसकी क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या लीवरेज है, क्या उसका रेशियो चल रहा है, क्या उसका ऑपरेटिंग रेशियो चल रहा है, सारी चीजें आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएंगी। इसीलिए बैलेंस शीट को बिजनेस का मिरर कहा जाता है, क्योंकि मिरर क्या होता है? सच्चाई बताता है कि आप जो हैं वैसा ही मिरर में दिखते हैं। सेम चीज है कि बैलेंस शीट जो होती है वो क्या करती है? आपके बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। इसीलिए अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको अगर अकाउंटेंसी अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ओनली अकाउंटेंसी के बेसिस पर एक अच्छे प्रोफेशन की तरह आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? देखिए डेफिनेशन, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the day-to-day transactions in the proper books of account to find out the profit and loss and financial position of the business for किसके लिए? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली दो तरह की पार्टी होती है, उनको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो भी आपके मैनेजमेंट के जो पर्सन हैं वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। अभी मेरा बिजनेस है, मैं अपना कोचिंग चलाता हूं तो डेफिनेटली मैं अपने कोचिंग में इंटरेस्ट रखूंगा, मैं जानना चाहूंगा मेरे बिजनेस में, मेरे कोचिंग में क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन मेरी क्या है। तो एक तो हो गई इंटरनल पार्टी। सेकंड होती है एक्सटर्नल पार्टी, जो बाहर के पर्सन है लेकिन आपके बिजनेस से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे? टैक्स लेती है, आपके बिजनेस को वॉच करती है, इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, जो आपको उधार में माल बेच रहे हैं या उधार में गुड्स खरीद रहे हैं, वो सब आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेंगे। बैंक्स हैं, जिसने आपने लोन लिया है तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेंगे, भैया उसको अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी। तो ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से इनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो आप इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो यही रहता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड या तो जर्नल या सब्सिडी बुक्स में, देन लेजर, और लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस। अब ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, ये अलग अलग बिजनेस की नेचर के हिसाब से चेंज होता है। जैसे इंडिविजुअल फर्म है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पी एंड एल बनाया, बैलेंस शीट बना दी। पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा? जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। तो ट्रेडिंग बन गया, पी एंड एल बन गया, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और पार्टनर्स की कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट बन जाएगी। कंपनीज में क्या होता है? कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फिक्स फॉर्मेट है। तो वहां ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, वहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट दिया आपको, उसको फॉलो करना है। तो यहां से पहले का ये जो काम है ये सब में कॉमन रहता है, यहां से ये है वो वेरिएशन होता है। आप जो 11th क्लास में अकाउंटेंसी जितनी भी पढ़ेंगे वो सब इंडिविजुअल फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की है।
उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस यही रहता है और यही आपका 11th क्लास का सिलेबस है। अब आप कहोगे सर और भी है चैप्टर क्या है? एक आपका चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं? हम हमारे यहाँ पर सब्सिडी बुक्स बना रहे हैं, कैश बुक, और तो उसमें आप बैंक का कॉलम भी मेंटेन कर रहे हैं। तो जब आप कैश बुक बना रहे हैं और बैंक कॉलम मेरा ये कह रहा है कि मंथ के एंड में आपके बैंक में 12,000 रुपए जमा है, बैंक भी उसकी अपने यहाँ पर एंट्री कर रहा है, तो बैंक की पासबुक में भी ये होना चाहिए कि हाँ मंथ के एंड में आपके 12,000 रुपए जमा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी कैश बुक तो कह रही है कि 12,000 रुपए जमा है, बैंक कह रही नहीं 11,000 ही जमा है। क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो ऐसे डिफरेंस को ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसलिए एक चैप्टर बन गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक क्या बनता है? एक चैप्टर आप पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी बिजनेस में बहुत सारी फिक्स असेट्स हमको खरीदनी पड़ती हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। फिक्स असेट्स का मतलब जो एक बार खरीदी हैं लेकिन लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस में रहेंगी। तो मैंने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, तो क्या 10 लाख इस साल का खर्चा हो गया? नहीं, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। मैं इस 10 लाख को इसी साल में लिख दूंगा, क्या होगा? इस साल तो पूरा लॉस में जाऊंगा और अगले साल 10 कोई खर्चा है ही नहीं मशीनरी का, पता अगले साल में एकदम प्रॉफिट आ जाएगा। तो बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, कभी एकदम कम हो गया, कभी एकदम ज्यादा हो गया। तो फिक्स असेट्स के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो उनको परचेज करते हैं, उसको हम एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते, वो हमारी असेट है। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप यूज करेंगे धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से क्या होगा? असेट्स की वैल्यू कम होती है। आपने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख की, एक साल बाद अगर आप उसको बेचने जाएंगे 10 लाख में नहीं बिकेंगे, क्या होगा? उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसको बिजनेस का एज ए एक्सपेंसेज मानेंगे कि इस साल जैसे 10 लाख की थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10% वैल्यू कम हो गई, तो 10 लाख की मशीन मेरा एक्सपेंसेज नहीं है, जो 10% उसकी वैल्यू कम हुई वो उस साल का एक्सपेंडिचर है। तो उस साल के एक्सपेंडिचर में P&L में एज ए डेप्रिसिएशन में 1 लाख रुपीज लिखूंगा, न कि पूरी 10 लाख की मशीनरी को एज ए एक्सपेंसेज लिखूंगा। तो इस चीज को डिस्कस करने के डेप्रिसिएशन क्या है, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके लिए हमने एक चैप्टर बना दिया डेप्रिसिएशन। तो ये आपका 11th क्लास का सिलेबस है, यानी अकाउंटेंसी बेसिक क्या है और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, यही हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। और 11th क्लास में जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे वो सब इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड हैं। तो आज मैंने आपको बेसिक ये बताया है कि वास्तव में अकाउंटेंसी क्या है और इसमें क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से हम ट्रांजैक्शन से लेकर और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचते हैं, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूं। जाना नहीं है कहीं भी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? जर्नल में। तो जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी? आपने ट्रेडिशनल मेथड से जर्नल पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत अलग तरह से जर्नल सिखाऊंगा और आप डैम श्योर मानिए आपकी कभी जर्नल गलत नहीं होगी। तो तब तक वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ, किस तरह से जर्नल एंट्री बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।